इस देश में 90 से निजीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये 2020 का कार्यक्रम नहीं है। निजीकरण का कार्यक्रम 90 से चल रहा है और निजीकरण कार्यक्रम चलाते चलाते अब 30 साल का समय हो गया है। और इस 30 साल के समय में गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर उसका निजीकरण करने का कार्य चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां हैं, उन नवरत्न कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम चल रहा है। ये वास्तव में राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति का मतलब होता है भारत के प्रत्येक प्रजा के अधिकार की संपत्ति। क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, किसी प्रधानमंत्री की, किसी सरकार की संपत्ति नहीं होती है। वो संपत्ति देश के प्रत्येक नागरिक की होती है। क्योंकि जब उससे जो फायदा होता है, जब प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट के आधार पर देश के अंदर विकास के बड़े कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जिससे हर नागरिक को फायदा होता है। देश में बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। देश में हॉस्पिटलों का जाल फैलाया जा सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा किया जा सकता है। जो राष्ट्र की संपत्ति है, उसका जो प्रॉफिट होता है, उसके आधार पर देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का कार्यक्रम किया जा सकता है। मगर जब राष्ट्र की संपत्ति बेची जाती है, बेचने का कार्यक्रम भी औने पौने दाम में होता है। और ऐसे कई बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात दिखाई देती है कि राष्ट्र की संपत्ति औने पौने दाम में बेची गई। इतना ही नहीं, उस कंपनी का जो एसेट होता है, वो असेट की कीमत हजारों करोड़ में होती है और कंपनी 200-400 करोड़ में बेच दी जाती है। केवल असेट की कीमत जो है हजारों करोड़ होती है और 200-400 करोड़ रुपए में बेच दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में बालको की कंपनी थी, उसके साथ ऐसा हुआ। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने इसके पहले दिए हैं। और ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि निजीकरण के दौरान राष्ट्रीय संपत्ति को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। और इसकी वजह से जो निजी कंपनियां हैं, उनके मालिक हैं, उनकी संपत्ति में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। ये बात दिखाई देती है। मगर इसका एक बहुत बड़ा भयंकर पहलू है। वो भयंकर पहलू ये है कि संविधान ने हम लोगों को जो आरक्षण का अधिकार दिया, ये जो आरक्षण का अधिकार दिया, ये आरक्षण का अधिकार ये किसी की रहम नहीं है, दया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता की सरकार, तो जनता की सरकार तभी मानी जा सकती है जब जनता को सरकार चलाने में प्रतिनिधित्व का अधिकार हो। और ये प्रतिनिधित्व का अधिकार रिजर्वेशन के द्वारा प्रशासन में दिया जा रहा था। जब इन कंपनियों को बेच दिया जाता है, जब पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के कंपनियों को बेच दिया जाता है, तो बेचने के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री वाले लोग, प्राइवेट मालिक उसके मालिक हो जाते हैं। मालिक होने के एक दिन पहले जब तक वो सरकारी कंपनी रहती है, तब तक उसमें रिजर्वेशन लागू रहता है। और जैसे ही वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, वैसे ही रिजर्वेशन जीरो हो जाता है। क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन देने के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो इससे ये बात सामने आती है
और वो बात सामने ये आती है कि निजीकरण का कार्यक्रम, कंपनियों को बेचने का कार्यक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद ये है कि वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, यानी पर्दे के पीछे से, पिछले दरवाजे से ऐसा करना चाहते हैं। डायरेक्ट रिजर्वेशन को समाप्त करने का काम करना खतरनाक है, क्योंकि हर 5 साल बाद चुनाव होता है और हमारे देश में राज्य विधानसभाओं के चुनाव हर साल होते हैं, और लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव जो है हर राज्य में 5 साल के बाद होते हैं। ये सारी बातें होती है। ये इस वजह से जो निर्णय करने वाले लोग हैं उन लोगों को ये करना मुश्किल लगता है रिजर्वेशन का डायरेक्ट विरोध, इसलिए उन्होंने कंपनियों को बेचकर रास्ता निकाला। दूसरा रास्ता उन्होंने आउटसोर्सिंग का निकाला, क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब प्राइवेटाइजेशन है। एजेंसियों को भर्ती करने का अधिकार दिया जाता है, और एजेंसियों को भर्ती करने का अधिकार का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है नहीं। इसलिए आउटसोर्सिंग में भी हमारे लोगों के रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये बात बड़े पैमाने पर सारे देश भर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हो रही है। सारे देश का काम बढ़ रहा है, क्योंकि जब काम बढ़ेगा तो काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी चाहिए, नौकरियां चाहिए, रिजर्वेशन नौकरियों में देना पड़ता है, और इस वजह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और काम बढ़ रहा है तो उसको आउटसोर्सिंग के द्वारा, बाहरी एजेंसियों के द्वारा भर्ती करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। और बाहरी एजेंसियों को भी उसमें किस तरह का घपला और घोटाला हो रहा है उसका भी एक उदाहरण मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मंत्रालय में वो लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे थे, तो उन्होंने लिफ्ट मैन को पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। उसने कहा 8,000 रुपया। तो अजीत पवार को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि हम तो आपके लिए 20,000 रुपया देते हैं, तो आपको 8,000 रुपया कैसे मिलता है? कहा कि हमें तो 8 ही मिलता है, आप देते होंगे 20,000, मगर वो पैसा जाता है एजेंसी को, और एजेंसी के पास जो पैसा जाता है उसमें से उनको 8,000 रुपये में नौकरी करनी पड़ती है, और 12,000 रुपया एजेंसी वाला रखता है, हर महीने 12,000 रुपया। अब ये सरकार को मालूम नहीं है, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? ये तो सारे षड्यंत्र का मामला है। और हमारे पास जानकारी मिली है कि जो एजेंसी वाले लोग हैं वो आधा पैसा अपने लिए रखते हैं, और आधा पैसा चुनाव में पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए चंदे के तौर पर देते हैं। इस तरह से ये सारा का सारा षड्यंत्र देश में चल रहा है। इतना सारा भयंकर मामला चल रहा है, और रिजर्वेशन को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। दूसरी बात, जो पहले से नौकरियों में लोग हैं, अब जो नौकरियों में हैं उनके रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर यह कहा जा रहा है कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, और मौलिक अधिकार नहीं है इसका मतलब यह है कि अगर ये मौलिक अधिकार नहीं है तो हम लोग राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकते कि इन्होंने, सरकारों ने कोटा भर्ती किया या नहीं किया। इसलिए जब हमें पता ही नहीं है कि आपकी जगह खाली है या नहीं है, और कितनी जगह खाली है, जब हमें पता ही नहीं है, तो हम राज्य सरकार को किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते कि वो डाटा हमारे सामने दे दो, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के अंदर जो प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब मद्रास के हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन के विरोध में फैसला दिया था, तब तमिलनाडु में और साउथ इंडिया में पेरियार जिंदा थे, और उन्होंने इसके विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था, और बहुत भयंकर आंदोलन चलाया गया था। जब ये बहुत भयंकर आंदोलन चलाया गया था, उस समय इसका परिणाम क्या हुआ?
इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय बाबा साहब आम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, तो जवाहरलाल नेहरू को ये डर लगा कि कहीं ये साउथ इंडिया का आंदोलन नॉर्थ इंडिया में ना फैल जाए, तो उनको अपनी राजनीति खतरे में आ सकती है। ये डर लगाकर उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को पूछा कि इसका क्या उपाय है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और बाबा साहब आम्बेडकर के हाथों से ही पहला संविधान संशोधन हुआ, और वो रिजर्वेशन के लिए हुआ। और रिजर्वेशन में उन्होंने 16(4) में ये प्रावधान किया। जो प्रावधान किया, उस प्रावधान की सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और कहा ये तो केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, ये राज्य को इनेबल करने के प्रावधान है। इनेबल का मतलब है राज्य को सक्षम बनाने का प्रावधान है, इनेबलिंग प्रावधान है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि क्या राज्य को इतना इनेबल या सक्षम बनाया जा सकता है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों का मौलिक अधिकार खत्म किया जा सके? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी मौलिक अधिकार है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अगर उनको भी मौलिक अधिकार है, भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है, और अगर 16(4) में रिजर्वेशन का प्रावधान अगर केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, तो क्या राज्य को जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों के मौलिक अधिकार खत्म करने का अधिकार है इसके द्वारा, इनेबलिंग प्रोविजन के द्वारा? नहीं है, क्योंकि ऐसा इतना सक्षम राज्य को नहीं बनाया जा सकता। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये प्रावधान रिजर्वेशन को मौलिक अधिकार बनाने के लिए बनाया गया था, और जब मौलिक अधिकार होगा तो ही दूसरे लोग रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों का मौलिक अधिकार रद्द करने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को मौलिक अधिकार हो गया, और दोनों को मौलिक अधिकार हो गया तो फिर जनरल कैटेगरी के लोग इनके मौलिक अधिकार को रद्द करने की बात नहीं कर सकते। इसके लिए 16(4) का प्रावधान बाबा साहब आम्बेडकर ने राज्य को इतना सक्षम बनाने का मतलब था कि रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को भी मौलिक अधिकार दिया जाएगा। और इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान का जो संशोधन था वो मौलिक अधिकार में अमेंडमेंट किया। वो 335 में अमेंडमेंट कर सकते थे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अमेंडमेंट कर सकते थे, मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया। उन्होंने 335 प्रशासन की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन पर अमल किया जाए, ये जो 335 का आर्टिकल है इसमें उन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया। अमेंडमेंट उन्होंने मौलिक अधिकार में किया। मौलिक अधिकार में क्यों किया? क्योंकि वो इसे मौलिक अधिकार बनाना चाहते थे, और मौलिक अधिकार बनाए बगैर रिजर्वेशन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मौलिक अधिकार के आधार पर ही मद्रास हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की योजना को रद्द किया था। और इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करना कि ये केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, ये केवल मिस इंटरप्रिटेशन है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए इसके बारे में आने वाले समय में सारे देश भर में आंदोलन किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में इनेबलिंग प्रोविजन का जो इंटरप्रिटेशन है उसको रद्द करने के लिए चैलेंज भी किया जाएगा। हम अपने तरफ से या इंजीनियरिंग साथियों की तरफ से या सारे देश के जो हमारे पास अधिकारी वर्ग के लोगों का संगठन है उनके द्वारा ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट में लेकर जाया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा सकता है। आने वाले जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है ये मामला हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तीसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मूल्यवासी इंजीनियर्स वर्ग और उसका सामाजिक दायित्व।
अब हम लोगों को अगर लड़ाई लड़नी है सुप्रीम कोर्ट में, तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने से यह मामला हल नहीं होगा, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को जब एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सारे देश भर में लोगों ने आंदोलन किया, 13 लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के मारे गए, तब जाकर भारत सरकार को संशोधन करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसे रद्द करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर संविधान में भी कोई संशोधन करने की बात है तो उसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामले, हम संविधान की रक्षा, संविधान में हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट में जाकर। जो अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लासेस के जो कर्मचारी हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता केवल अपनाना उपाय नहीं है, इसलिए उसका वास्तविक उपाय का उदाहरण मैंने आपको बताया कि 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके विरोध में जब देशव्यापी आंदोलन हुआ, उसके बाद में संविधान संशोधन हुआ और उसमें सुधार किया गया। इसका मतलब है राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना जरूरी है। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन केवल कर्मचारी लोग नहीं कर सकते, अधिकारी पदाधिकारी नहीं कर सकते। जब तक इस आंदोलन में आम आदमी, साधारण आदमी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा, तो आम आदमी कब हिस्सा बन सकता है? जब उसको अपने संवैधानिक अधिकार समाप्त करने के षड्यंत्र के बारे में जागृत किया जाएगा, तब जाकर ये मामला हल किया जा सकता है। ऐसा करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो लोग, उनको तो संसद में बोलने के भी अधिकार से वंचित कर दिया गया है। बाबा साहब आम्बेडकर तो ये कहते हैं कि गांधी और कांग्रेस ने इन लोगों को दलालों और भड़वों में रूपांतरित कर दिया है, इसलिए इनके द्वारा हमारे किसी प्रकार के कोई अधिकार, उनकी सुरक्षा करने का कोई काम वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए हमारे पास, क्योंकि एक तो ये है, दूसरी एक और खतरनाक डेवलपमेंट देश में हो गई है, वो ये है कि अगर कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब है एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी सेंट्रल में आती है। इसका मतलब यह है कि एक दुश्मन जाता है तो दूसरा दुश्मन आता है, तो इसका मतलब है हमारे अधिकारों की सुरक्षा, सत्ता में परिवर्तन होगा मगर शासन जाति में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमारी चुनाव के द्वारा परिवर्तन करके हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तीसरी बात, अगर हमारे लोग संख्या में 85% है, अगर वो सरकार में बदलाव करके खुद सरकार बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के तारीख में सबसे बड़ा अवरोध ईवीएम मशीन के द्वारा लाया गया है, और इसलिए ईवीएम मशीन की वजह से ये रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया गया है। इसलिए हमारे सामने अभी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। ऐसे आंदोलन को अगर सफल करना है तो जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग अभी है, जो भी पढ़ा लिखा वर्ग उपलब्ध है, उस पढ़े लिखे वर्ग को ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए 5 साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि, किसी भी आंदोलन में निर्णय करना है तो निर्णय करने के लिए बौद्धिक क्षमता का होना जरूरी है। दूसरा, किसी भी आंदोलन को सारे देश भर में चलाने के लिए पैसे के साधनों की जरूरत होती है। तीसरा, हुनर, हर प्रकार का हुनर आंदोलन में जगाने के लिए बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, तो हुनर चाहिए। और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को तैयार करने के लिए समय देने की जरूरत है, और इसके लिए हमें मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत है। इस तरह से, इस माध्यम से, इस साधनों के आधार पर जो इंजीनियर लोग हैं वो इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने के लिए मदद कर सकते हैं।
क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के पास साधन है और समाज के पास संख्या है। केवल बुद्धिजीवी वर्ग जन आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि जनता के बगैर जन आंदोलन नहीं हो सकता, तो जनता का सहभाग कराना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग के पास साधन है और जनता के पास संख्या है। संख्या और साधनों का संगम करना होगा और दोनों का संगम करके आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.